लक्ष्मी और युवा निधि को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के एक निर्णय से प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मेरी सरकार गारंटी योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले पिछले साल से कम हैं। मेरी सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित नहीं है। मेरी सरकार एक भविष्योन्मुखी सरकार है। हमारी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य में इस राज्य के सभी लोगों के लिए संतुष्टि और शांति लाना है। हमने अपनी नीतियों में नव प्रवर्तन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नई आकांक्षाएं पैदा करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार जरूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है। राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी। जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राष्ट्रकवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है। यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है। मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है। देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है। अध्ययन भी किया जा रहा है। इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया है। दूसरी ओर गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरी सरकार इसे और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल है। अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से इन योजनाओं के बारे में लोगों की ओर से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी सरकार ने विकास के साथ साथ गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सूखे के बावजूद सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेशम उत्पादन, पशुपालन, उद्योग आदि क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हाल के वर्षों में बजट में की गई कुल घोषणाओं में से 97% को अधिसूचित कर क्रियान्वित किया जा चुका है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है।
मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई सरकार के गठन के बाद राजस्व विभाग के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के न्यायालय में कुल 93,350 मामले लंबित थे, जिनमें से 5 फरवरी 2024 तक 84,253 मामले का निपटारा किया जा चुका है और 57,087 मामले आज तक लंबित है। डिजिटल प्रमाण पत्र वितरण प्रणाली को सार्वजनिक प्रशासन के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। राजस्व विभाग के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए भू सुरक्षा योजना लागू की गई है। पौड़ी मुक्त ग्राम योजना पुनः प्रारंभ की गई है। राज्य का बड़ा हिस्सा भीषण सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। कर्नाटक ने 2023 मानसून के दौरान 240 तालुकों में से 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। उनमें से 196 तालुकों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने पेयजल और चारे की उपलब्धता जैसे तत्काल सूखा राहत उपायों के लिए 31 जिलों को 324 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को खरीफ सूखा राहत से संबंधित ज्ञापन सौंपकर सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत उपायों के लिए एनडीआरएफ से 18,171.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है, फिर भी राज्य सरकार लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए तत्काल सूखा राहत जारी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। सूखे की स्थिति में के मद्देनजर एनडीआरएफ दिशा निर्देशों के अनुसार मेरी सरकार ने 32.50 लाख सूखा प्रभावित किसानों को फसल क्षति मुआवजे की पहली किस्त के रूप में पात्रता के अनुसार 2,000 रुपये तक 617 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी वितरण की है। मुआवजे को लेकर हम इस बार पूरी पारदर्शिता लाए हैं। मेरी सरकार के संज्ञान में आया है कि पिछले वर्षों में दिए गए मुआवजे और इनपुट सब्सिडी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। शासन के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं कि पात्र किसानों को मुआवजा न देकर अपात्र किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा तुअर दाल फसल में आए नेट रोग से प्रभावित 2,74,637 किसानों के बैंक खातों में 219.70 करोड़ का भुगतान किया गया है। मेरी सरकार ने सूखे नारियल के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए कदम उठाया है। फसल बुआई की विफलता से प्रभावित 8.10 लाख किसानों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा 591.26 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा तय किया गया है। सूखा राहत हो या गारंटी योजनाएं, मेरी सरकार इन्हें जनता का अधिकार मानकर काम कर रही है। हम हर एक का सत्यापन कर रहे हैं और परिहारा तंत्राश पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा कर रहे हैं। पेयजल चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे तत्काल सूखा राहत उपायों की निगरानी के लिए विधायकों की अध्यक्षता में तालुक स्तरीय टास्क फोर्स समितियों का गठन किया गया है। जनवरी के अंत तक सूखे को लेकर विधायकों की अध्यक्षता में 394 टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। 226 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें हो चुकी है। यह जानकारी कहती है कि मेरी सरकार लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक को प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से एक राज्य अनेक दुनिया, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इस भव्य भूमि में खूबसूरत समुद्र तट, सुरम्य सह्याद्री पर्वतमाला, मैदानी इलाकों में ऐतिहासिक स्थान, कई नदियों का प्रवाह, सोने जैसी विशाल मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। यहाँ कृषि, वन विधा
वन्य जीव संपदा सहित विविधता का विशाल स्तर मौजूद है। हमारा राज्य इनसे चकाचौंध है। इस राज्य का नाम कर्नाटक सूखे रखे हुए 50 वर्ष हो गए हैं। 1 नवंबर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। उसी की याद में इस साल कर्नाटक संभ्रम 50 मनाया जा रहा है। कन्नड़ भाषा का अस्तित्व और विकास हमारे जीवन और मृत्यु का विषय है। हम अपनी भाषा और संस्कृति पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सरकार किसी भी कीमत पर हमारी मातृभाषा और बसवन्ना, कुवेंपु आदि द्वारा समर्थित कर्नाटक संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कन्नड़ भाषा के समग्र विकास के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम 2022 बनाया गया है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। लोगों के हित के लिए हमने निर्णय लिया है और कानून बनाया है कि 60% नेम प्लेट कन्नड़ में होनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 27.87 लाख परिवारों के 50.22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और दिसंबर 2023 के अंत तक 3,350.85 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया है और नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन पर कुल 4,981.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सूखे के मद्देनजर केंद्र सरकार से नरेगा योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने का आग्रह किया गया है और मेरी सरकार इसके कार्यान्वयन की उम्मीद कर रही है। मेरी सरकार की योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 825 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित करने का इरादा है। अब तक 214.170 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है और 206.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2023-24 के दौरान SC, SP, TSP के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए 35,580.38 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं तथा पर्याप्त योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में किराए के भवनों में चल रहे KREIS स्कूलों और SC/ST छात्रावासों के लिए स्वयं के भवन बनाने के लिए 960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के 23 नवीन छात्रावास भवनों एवं 23 KREIS विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री कौशल्या कर्नाटक योजना के तहत 75,299 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 11,599 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के भीतर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए टनल रोड का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल सुरंग के निर्माण पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 रीच 5 नई लाइन रागीगुड्डा से सेंट्रल सिल्क बोर्ड तक 19.15 किलोमीटर लंबी डबल डेकर मॉडल के तहत 3.3 किलोमीटर लंबाई के 16 स्टेशनों के साथ वर्तमान में 98% हासिल की गई है और जुलाई 2024 तक खोलने की योजना है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुर तक 19.75 किलोमीटर और चरण 2B कृष्णराजपुर से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का काम प्रगति पर है और इसे जून
2026 तक पूरा करने की योजना है। कावेरी जल आपूर्ति चरण 5 परियोजना वृहद बेंगलोर नगर निगम में शामिल 110 गांव क्षेत्रों में 775 MLD अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति करने की परियोजना मार्च 2024 में लागू करने का इरादा है। मेरी सरकार शक्ति योजना के कुशल क्रियान्वयन के साथ साथ राज्य परिवहन के लिए नई बसें खरीदकर उन्हें सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध करा रही है। पिछले कुछ सालों से सरकारों ने एक भी नई बस नहीं दी, एक भी पद नहीं भरा, लेकिन केवल 8 महीने में मेरी सरकार ने 1150 नई बसें खरीदकर विभिन्न परिवहन निगमों को उपलब्ध कराई और 1550 से अधिक रिक्त स्थान भरकर उन्हें लोगों की सेवा में तैनात किया। मेरी सरकार अपने अस्तित्व में आने के कुछ ही समय में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां कर रही है। अभी तक 16,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया जा चुका है और वे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां चल रही है। मेरी सरकार भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए अधिनियम भी लागू कर रही है। छात्रों, मजदूरों, श्रमिक वर्ग के लोगों की भूख मिटाने के उद्देश्य से इंदिरा कैंटीन 2 योजना बनाई गई है। चरण 2 में नए शहरों और स्थानीय निकायों में नए मेनू के साथ 188 नई कैंटीन शुरू की जा रही है। जहां कोई कैंटीन नहीं बनाई गई है, इनका निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है। बजट 2023-24 में जल संसाधन विभाग के लिए कुल 16,735.49 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। दिसंबर 2023 के अंत तक 10,357.91 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति और 31,117.98 एकड़ की सीमा तक सिंचाई क्षमता का निर्माण हासिल किया गया है। राज्य के समग्र विकास में अच्छा सड़क नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरी सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाले सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों और अन्य सड़कों के सुधार, राज्य अनुदान और बाहरी सहायता के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलों का निर्माण शुरू किया है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति ने 165 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 45,325 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 42,292 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक पर्यटन विभाग ने नई नीति से योजनाओं को लागू करने के लिए कर्नाटक पर्यटन ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पर्यटन के माध्यम से शैक्षिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और व्यावसायिक जागरूकता पैदा करने के लिए योजना बनाई और क्रियान्वित की जा रही है। स्कूली बच्चों की चिड़ियाघरों की शैक्षिक यात्राओं, वन भ्रमण और साहसिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपायों के साथ एक पर्यटन नीति और एजेंडा की जल्द ही घोषणा की जाएगी। राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को निःशुल्क पेयजल एवं निःशुल्क बिजली की सुविधा उपलब्ध की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को सप्ताह में 2 दिन अंडा, केला, फल, चिक्की दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए 280 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। राज्य के सभी विद्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का फोटो लगाने तथा दैनिक प्रार्थना के समय प्रस्तावना पढ़ने की व्यवस्था की गई है। छात्रों के स्वास्थ्य के हित में नरेगा के सहयोग से 5,775 सरकारी स्कूलों और 150 सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की कार्रवाई की गई है।
विश्वगुरु बसवन्ना को जाति के आधार पर समाज में हाशिए पर और उत्पीड़ित लोगों में आत्मविश्वास पैदा करके सामाजिक धार्मिक क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। यह बहुत गर्व की बात है कि वचना आंदोलन के नेता बसवन्ना, जिन्होंने श्रम और धन के समान वितरण के सिद्धांत की वकालत की और अनुभव मंतप्पा के माध्यम से दुनिया को संसदीय प्रणाली का मॉडल पेश किया, को सांस्कृतिक नेता घोषित किया गया है। बसवन्ना, अल्लामा प्रभु जैसे लोग जिन्होंने मनुवाद के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और समानता का सपना देखा, उन्हें हमारे वास्तविक जीवन में बार बार हमारी प्रेरणा बनने की जरूरत है। कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय तीव्र पारगमन और कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए शिमोगा हवाई अड्डे का संचालन 31 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गया है। विजयपुर हवाई अड्डे का कार्य पूरा कर 2024 में प्रारंभ किया जाएगा। हासन और रायचूर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और रेलवे विभागों के सहयोग से बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना में बेयप्पनहल्ली चिकबल्लावरा 25 किलोमीटर कॉरिडोर का सिविल कार्य प्रगति पर है। हिलालिये राजानुकुंटे 46.24 किलोमीटर कॉरिडोर के सिविल कार्यों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। राज्य में 62 अल्पसंख्यक मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों को 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक एकीकृत विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है और 50 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है, जिससे अनगिनत छात्र बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। कर्नाटक राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में अन्य राज्यों से काफ़ी आगे है। राज्य अब एक वैश्विक नवाचार केंद्र भी है। कर्नाटक को दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्रौद्योगिकी क्लस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। फॉर्च्यून 500 से 400 से अधिक कंपनियां यहां स्थित हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र बेंगलुरु में है। राज्य भारत के आईटी निर्यात में 40% से अधिक और जैव प्रौद्योगिकी निर्यात में 33% से अधिक का योगदान दे रहा है। राज्य की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 25 बिलियन है, जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लगभग 33% है। खरीफ 2023-24 योजना सीजन के दौरान राज्य सरकार के बीज आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 9.08 लाख लाभार्थियों को 3.52 लाख क्विंटल प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 रबी ग्रीष्म ऋतु के दौरान 19-12-2023 तक 3.75 लाख किसानों को 2.39 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। वर्ष 23-24 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 102.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है एवं 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करके 48,000 किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए 89.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। हुबली में जयदेव संस्थान के क्षेत्रीय हृदय रोग केंद्र की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। निमांस के सहयोग से BMCRI, MMCRI, किम्स हुबली विंग्स बेल्लारी, जिम्स गुलबर्गा और रिम्स रायचूर में हब और स्पोक मॉडल स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 3 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य है। जनवरी 2024 तक
कुल 1.70 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुल 2,337.34 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड ने 2,833 स्लम बस्तियां घोषित की है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर में सुधार के लिए आवासीय परियोजनाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी शुरू की गई है। वर्तमान में बोर्ड 1,80,02,253 घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रहा है। कल्याण कर्नाटक बोर्ड विकास बोर्ड में वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड को 3,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 5,468 कार्यों की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है, जिनमें से 1,287 कार्य नवंबर 2023 के अंत तक पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को 1,611.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस विभाग के अंतर्गत 134 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और 119 आश्रम विद्यालयों सहित कुल 389 संस्थान संचालित हैं। राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत प्री मैट्रिक, मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों में पहले प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जाती है। EFIR, ई चालान, फीडबैक सिस्टम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर क्राइम सेल, प्रमुख डिस्प्ले बोर्ड, ई-बीट जैसे नए उपाय लागू किए गए हैं। राज्य में 10,84,794 अंत्योदय अन्न योजना AAY राशन कार्डों में से 44,03,651 लाभार्थियों और 1,16,69,242 प्राथमिकता हाउस होल्ड राशन कार्डों में से 3,94,30,492 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है। कुल 1,27,54,036 अंत्योदय अन्न योजना एवं प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड उपलब्ध हैं, जिनमें कुल 4,38,34,143 लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य में काम करने वाले रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बिना किसी बाधा के भाग लेने की सुविधा के लिए मान्यता कार्ड जारी किए जाते हैं। विभाग ने इन पत्रकारों को KSRTC बसों में राज्य भर में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। विभाग द्वारा कन्नड़ मीडिया के पत्रकारों को हर साल TSR मेमोरियल पत्रकारिता पुरस्कार, मोहरे हनुमंतराय पत्रकारिता पुरस्कार, विकास पत्रकारिता पुरस्कार और पर्यावरण पत्रकारिता पुरस्कार दिया जा रहा है। संकटग्रस्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को 12,000 रुपये और मृत लाभार्थी की पत्नी या पति को 6,000 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जा रही है। एनीमिया मुक्त पौष्टिका कर्नाटक योजना पिछले साल आंगनवाड़ियों, स्कूलों, कॉलेजों में सभी बच्चों की जांच के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, प्रसवोत्तर माताओं और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की हेमोग्लोबिन की जांच करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। एनीमिया से पीड़ित लोगों का उचित उपचार शुरू किया जा रहा है। पहली बार सभी के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं के हिस्से के रूप में एकल उपयोग डायलिसिस की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम अब 168 केंद्रों से बढ़कर 219 केंद्रों तक पहुंच गया है।
जिसमें 800 इकाइयाँ सालाना 7.2 लाख डायलिसिस चक्र प्रदान करती है। हृदय संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए श्री जयदेव हार्ट इंस्टीट्यूट के समन्वय से 15 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अप्रैल से दिसंबर तक 1,01,340 ECG लिए गए हैं, जिनमें से 1550 हृदय रोगियों का तृतीयक स्तर पर जयदेव अस्पताल में इलाज किया गया है। हमारी सरकार जमीनी स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करने के लिए प्रयास करती रहेगी। हब स्पोक मॉडल के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 2635 छात्रावास, आश्रम विद्यालय और मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में कुल 2,29,461 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। कर्नाटक सरकार युवाओं और खिलाड़ियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दिनांक 23/9/2023 से 8/10/2023 तक हांगजू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल 2023 में कर्नाटक के 8 एथलीटों ने 9 पदक जीतकर देश और राज्य का गौरव बढ़ाया। इन एथलीटों को सम्मानित कर उन्हें कुल 175.00 लाख रुपए का नगद पुरस्कार वितरित किया गया है। राज्य के 8.65 लाख दुग्ध उत्पादकों को 757.97 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई है। वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास पर अधिक जोर देने के साथ साथ राज्य में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। मेरी सरकार संविधान की हर आकांक्षा को अक्षरशः लागू करने की इच्छा रखती है। हमने संविधान की रक्षा और उसे कायम रखने, मानवाधिकारों की रक्षा और संविधान की इच्छाओं को स्थापित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। कानून एवं न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक कानून बनाए जा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में राज्य के ग्रामीण लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंचाने की महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कानूनी प्रणाली का रखरखाव सुनिश्चित करना एवं समान अवसर के आधार पर न्याय देने, न्याय प्रणाली को गरीबों, ग्रामीणों क्षेत्र लोगों के दरवाजे तक ले जाने की पहल के रूप में राज्य में 100 नए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का मेरी सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है। हमारे संविधान के अनुसार चुनाव में धर्म, जाति आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा हर कार्य एवं गतिविधि संविधान सम्मत हो। हम सभी को संकल्पित होकर संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी कारण से उन्हें कमजोर न किया जाए या उनका दुरुपयोग न किया जाए। हमारे लिए संविधान ही राष्ट्र धर्म है। हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। कर्नाटक देश का एक आदर्श राज्य है। यहाँ लागू की गई प्रगतिशील योजनाएं विभिन्न राज्यों के लिए मॉडल है। विधानसभा एवं विधान परिषद के अनेक सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पदों पर रूप से वंचित राज्य का गौरव बढ़ाया। इन योजनाओं की कितनी आवश्यकता थी। मेरी सरकार इन योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन को प्राथमिकता मानकर इसके लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था तैयार की है। हालांकि सरकार को पता है कि ये गारंटी उन लोगों के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है जो आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं।
जिस विकास में धन कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित हो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मेरी सरकार ने आर्थिक विकास इस प्रकार करने का निर्णय लिया है कि वंचित जनता को समग्र आर्थिक विकास में शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास का फल स्वाभाविक रूप से सभी को उपलब्ध होगा। गारंटी योजनाएं इस संबंध में एक शुरुआत मात्र है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं शक्ति, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और युवा निधि को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के एक निर्णय से प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मेरी सरकार गारंटी योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले पिछले साल से कम हैं। मेरी सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित नहीं है। मेरी सरकार एक भविष्योन्मुखी सरकार है। हमारी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य में इस राज्य के सभी लोगों के लिए संतुष्टि और शांति लाना है। हमने अपनी नीतियों में नव प्रवर्तन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नई आकांक्षाएं पैदा करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार जरूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है। राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी। जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राष्ट्रकवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है। यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है। मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है। देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है। अध्ययन भी किया जा रहा है। इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना
महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। दूसरी ओर गारंटी योजनाओं के कारण लोगों में क्रय शक्ति का नया संचय होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरी सरकार इसे और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाएं देश के लिए एक मॉडल है। अन्य सरकारें इन योजनाओं को अपनाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन से इन योजनाओं के बारे में लोगों की ओर से सकारात्मक प्रभाव और प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरी सरकार ने विकास के साथ साथ गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। सूखे के बावजूद सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रेशम उत्पादन, पशुपालन, उद्योग आदि क्षेत्र में
रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हाल के वर्षों में बजट में की गई कुल घोषणाओं में से 97% को अधिसूचित कर क्रियान्वित किया जा चुका है।